आपने इस लड़की के पिक को इंटरनेट पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मिल जाएगी। यहाँ तक कि सी इज प्रेजेंट इन गूगल। इस लड़की ने एक छोटी सी चीज के लिए अपने सबसे अच्छी दोस्त को जान से मार दिया। सो लेट्स फाइंड आउट आखिर क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी स्टोरी टाइम। सो आज हम जिस स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं वो कुछ इस तरह की है। ये उन क्राइम में से एक है जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था और 20 साल पहले हुए इस क्राइम के बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। इनफैक्ट इस क्राइम के बारे में सबसे यादगार चीजों में से ये क्राइम खुद नहीं बल्कि सोसाइटी में इसका सोशल इम्पैक्ट और लोगों ने किस तरह से इस केस पर रिस्पॉन्ड किया ये है। ये केस नेवेदा का है। 2004 जब सोशल मीडिया को कोई बैरली जानता था एंड इंटरनेट अभी भी फॉर्म्स और मैसेज बोर्ड के द्वारा चलाया जाता था। 1 जून 2004 को सेसोबो सिटी ऐसा लग रहा था कि ये हर दिन की तरह ही होगा। उस सुबह सड़कों में कार्स भरी पड़ी थी। सभी लोग जॉब्स पर जा रहे थे या अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने। किसी को भी पता नहीं था कि जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के अपने ऑफिस जाएंगे तो वो उनका लास्ट डे होगा अपने बच्चे को जिंदा देख पाने का। और उस दिन दो फैमिलीज की लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। नत्सुमी सूजी और सतोमी एतियारी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और साथ में खेला करते थे अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम में। हाउएवर कुछ लोगों को पता था कि उन दोनों एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स के बीच कुछ सही नहीं चल रहा था। 2004 में जब लोग अपने दोस्तों से सोशल मीडिया में बात नहीं कर पाते थे तो वो स्कूल के बाहर मैसेजिंग बोर्ड के थ्रू अपने दोस्तों से बातें करते थे। वो आज के सोशल मीडिया ऐप्स जितने डेवलप तो नहीं थे लेकिन वो उस टाइम काफी थे दोस्तों से इंटरेक्ट करने के लिए। और ये ऑनलाइन प्रॉब्लम्स का बर्थ प्लेस भी था। सतोमी ने इनमें से एक बोर्ड पर नत्सुमी को कुछ बहुत ही बुरी बातें कही उसके वेट से रिलेटेड और क्लास में उससे अच्छा कहा। अब देखो, बच्चे हर टाइम लड़ते रहते हैं बट वो थोड़ी देर में ही सब कुछ भूल भी जाते हैं। लेकिन नत्सुमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उस सुबह जब नत्सुमी की माँ उसे स्कूल भेजते टाइम गुड बाय किस कर रही थी तब उनको कुछ पता नहीं था कि नत्सुमी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अफेक्ट है। उसके पॉकेट में एक कटर का बॉक्स था। सुबह की फर्स्ट पार्ट नॉर्मल थी। दोनों लड़कियां क्लास में गई और लंच ब्रेक तक कुछ भी अजीब नहीं था। उसके बाद नत्सुमी ने सतोमी को खाली क्लास में अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वो दोनों अकेली थी नत्सुमी ने सतोमी के ऊपर अटैक किया जो कभी उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उसने उसके हाथों पर कई बार चाकू से वार किया और एंड में सतोमी का गला दिया एक ऐसी चोट जिसके कारण सतोमी की जान चली गई। नत्सुमी सतोमी को मरते हुए देखने के लिए रुकी रही। जब सतोमी खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ी हुई थी तब नत्सुमी खड़े होकर बस देख रही थी। और जब सतोमी ने सांस लेना बंद कर दिया तब नत्सुमी ने उसके सर पर लात मारी बस ये श्योर करने के लिए कि वो एक्चुअली में मर चुकी है। अभी भी उसके हाथ में वो कटर था जो ब्लड से कवर था। नत्सुमी ने सतोमी को क्लासरूम में छोड़ दिया और वहाँ से चली गई जहाँ पे सभी लोग लंच कर रहे थे। जब उसके क्लासमेट और टीचर ने उसे देखा कि नत्सुमी खून से कवर है तो उन्होंने तुरंत चेक किया कि कहीं नत्सुमी को कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन नत्सुमी ने बताया कि ये मेरा ब्लड नहीं है। पुलिस को तुरंत कांटेक्ट किया गया और वो तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे। किसी को बिलीव भी नहीं हो रहा था जो वो सुन रहे थे। ऑब्वियसली जापान में मर्डर्स होते हैं बट रेयरली ससेबो जैसे प्लेस पे, और वो भी एक बच्चे से किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने पाया कि नत्सुमी ने विंडो को कवर कर दिया था सतोमी को मारने से पहले। सतोमी अपने मुंह के बल जमीन पर गिरी हुई थी और जिस तरह से वो पड़ी हुई थी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जिंदा है। अब स्कूल के पास बहुत डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि अब वो सतोमी के फादर यूजी मितिराई को कॉल कैसे करे और उन्हें कैसे बताए कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। और उन्होंने जैसे ही सुना कि उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ है वो तुरंत स्कूल पहुंचे। बट जब तक वो स्कूल नहीं पहुंचे उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। यूजी एक विडोर था और वो अपने 3 बच्चों को अकेले पाल रहे थे। कुछ साल पहले ही सतोमी की माँ को कैंसर हुआ था और उसी के कारण यूजी ने अपनी वाइफ को खो दिया। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अपनी वाइफ को खोने के बाद अपनी बेटी को खोने का दर्द कितना भयानक होगा उनके लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो सतोमी के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब नत्सुमी को अरेस्ट करने का टाइम आया तो बताया गया कि उससे पहले से ही
अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसने मौके पर ही क्राइम कबूल कर लिया था और पुलिस को बताया कि उसने बहुत बुरा काम किया है। उसने बार बार सॉरी बोला। फिर पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया। स्टेशन पहुंचने के बाद नत्सुमी ने ना तो ऑफिसर्स द्वारा दिए गए फूड को खाया और ना ही उनके कुछ पूछने पर उन्हें जवाब दिया। वो पूरी तरह शांत हो गई थी। ये ऑफिसर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, जो ये समझना चाहते थे कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसा क्यों करेगी जो उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। नत्सुमी ने रात स्टेशन में बिताई और पूरी रात रोती रही। अगली सुबह उसने फाइनली कुछ ब्रेड खाया और जूस पिया और रोते हुए पुलिस को बताया कि उसने ये भयानक क्राइम क्यों किया। इस पॉइंट तक मीडिया ने केस को पकड़ लिया था और डिटेल्स को जंगल में लगी आग की तरह फैला रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सतोमी और उसके फैमिली के लिए सॉरी फील किया और दूसरे लोगों ने नत्सुमी के अगेंस्ट जस्टिस की मांग की, जिसे मीडिया में गर्ल ए के नाम से जाना जा रहा था। उसकी एज के कारण नत्सुमी के मुकदमे से 2 महीने पहले इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके पास्ट को अच्छे से खंगाला और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इतने कम एज की लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी एक दूसरे इंसान को मारने की। हालांकि उसे एक गुड स्टूडेंट माना जाता था। ऐसे कई साइन थे कि नत्सुमी को कुछ डिफिकल्टीज हो रहे थे। उसे बास्केटबॉल खेलना पसंद था और उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कुछ महीने में चीजें गलत होने लगी थी। उसके पेरेंट्स उसके ग्रेड से खुश नहीं थे और जिसके कारण नत्सुमी ने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए बास्केटबॉल टीम छोड़ दी। वो ग्रेड सही करने के साथ साथ स्कूल के बाद की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत प्रेशर में थी, जो फ्यूचर में उसके लिए इम्पोर्टेंट था, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। बट सिर्फ यही सब कुछ नहीं था। नत्सुमी को डार्क मीडिया के कार्टून्स और मूवीज में इंटरेस्ट था, जो डेफिनेटली उसके एज के बच्चों के लिए सही नहीं था। उसने बताया कि वो बैटल रॉयल बुक में दिलचस्पी रखती थी, जो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के बारे में है जो एक आइलैंड पर फंस गए हैं और उन्हें मौत से लड़ना है ताकि एक अकेला सर्वाइवर आइलैंड से जिंदा निकल सके। साइकोलॉजिस्ट ने नत्सुमी के साथ हुए प्रीवियस इंसिडेंट का भी पता लगाया, जिसमें इंक्लूड था दूसरे स्टूडेंट से लड़ना और अपने स्कूल में शार्प चीजें लाना, वो भी सतोमी के मर्डर से ठीक 1 महीने पहले। और ये इंटरनेट कंटेंट के अराउंड डिस्कस होने लगा और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह की चीजों तक पहुंचने से रोक सकते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अगर नत्सुमी को इस तरह के स्टफ के बारे में ऑनलाइन पता नहीं चलता तो ये पॉसिबल था कि उसने कभी भी सतोमी के साथ जो किया उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। इट्स बीन सजेस्टेड कि वो हिकिकोमोरी सिंड्रोम से सफर कर रही थी, जिसमें इंटरनेट एडिक्शन, सोशल विड्रॉल और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स इंक्लूड है, बट ये कभी भी कंफर्म नहीं किया गया। 15 सितंबर 2004 को कोर्ट ने कहा कि नत्सुमी को कस्टडी में ही रखना चाहिए। नत्सुमी को कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं होने के बावजूद भी उसके हार्श क्राइम को कोर्ट ले जाया गया और उसके एज को देखते हुए कंसीडर किया गया कि वो सोसाइटी के लिए कितनी खतरनाक थी और अगर कोई होप था तो उसका कंडीशन ठीक किया जा सकता था। उसकी ओरिजिनल सजा टोजेगी प्रीफेक्चर में एक इंस्टीट्यूशन में 2 साल की थी, लेकिन 2006 में उसकी सुनवाई के बाद उसे 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 2005 में नत्सुमी और सतोमी अपने क्लास के बाकी बच्चों के साथ एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले थे, इसलिए उन्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया गया। ये कंट्रोवर्शियल था क्योंकि कई लोगों का कहना था कि नत्सुमी को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन ये कोर्ट का एक कदम था जो नत्सुमी को फ्यूचर में एक प्रॉपर सिटीजन के रूप में सोसाइटी में एंटर कराने का मौका देना चाहते थे। 2008 में नत्सुमी को इंस्टीट्यूशन के कस्टडी से रिलीज किया गया एंड हाउस अरेस्ट में रखा गया। 2013 में उसे उसके फैमिली के देखभाल में पूरी तरह से छोड़ दिया गया, जो जापान में एक अननोन प्लेस पर चले गए और नत्सुमी न्यू आइडेंटिटी के साथ और लोगों की आंखों से दूर एक फ्री वीमेन की तरह अपनी लाइफ जीने लगी। बट ये नत्सुमी की स्टोरी का एंड नहीं था। सतोमी के मर्डर का जो रिएक्शन मीडिया के पास था वो और भी ज्यादा वियर्ड हो गया। इस केस के सराउंडिंग में बहुत सारे मिस्ट्रीज थे, स्पेशली लड़कियों के एज और नत्सुमी की आइडेंटिटी। हालांकि लोगों को उसका असली नाम नहीं पता था, बट उसकी एक पिक इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगी, स्पेशली एक जिसमें वो नेवेदा यूनिवर्सिटी की स्वेट शर्ट पहनी हुई थी। इससे लोग उसे नेवेदा टैन कहने लगे। टैन एक क्यूटसी वर्जन है चैन का, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। लोग उसे पूरी तरह से फैसिनेटेड लग रहे थे और फैक्ट ये है कि
उसने इतनी कम एज में इतना भयानक चीज किया था। ये भी अफवाह थी कि जब उसने सतोमी को मारा था तब उसने नेवेदा स्वेट शर्ट पहना था। जापान के मैसेजिंग बोर्ड और पूरे वर्ल्ड में नेवेदा टैन टॉपिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। लोग नत्सुमी के कार्टून ड्रॉ कर रहे थे जहाँ पे वो नेवेदा का स्वेट शर्ट पहने ब्लड से कवर थी। उसे क्लासिक जापानीज स्टाइल में भी ड्रॉ किया जा रहा था जिसे चीबी के नाम से जाना जाता है, जिससे कैरेक्टर सुपर क्यूट और चाइल्डिश जैसा दिखता है। ऑलमोस्ट उसे कैरेक्टर में चेंज कर दिया गया था। नत्सुमी ने जैसे सतोमी को हर्ट किया था उससे रिलेटेड छोटे छोटे कॉमिक्स बनाए जा रहे थे। इन सारी चीजों के बाद नेवेदा यूनिवर्सिटी ने वो स्वेट शर्ट बेचना ही बंद कर दिया। नत्सुमी के रिलीज के बाद बहुत लोगों ने उसकी न्यू आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश की बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी उसे ढूंढ ना पाए और एक दिन ये ट्रेंड भी खत्म हो जाए। ऐसा लगता है जैसे हर कोई भूल चुका है कि नत्सुमी एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है और ना ही सतोमी थी। वो एक्चुअली में मर चुकी है और ये मेरे लिए बहुत अजीब है कि कोई नत्सुमी का फैन हो सकता है, चाहे नत्सुमी कहीं भी हो। आई होप कि उसका कंडीशन अब ठीक हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।